एक टीज करता हूँ यहाँ पेपर का तो आज सभी को वेरी गुड मॉर्निंग सॉरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। मिला पेपर पेपर मिला। चलिए 2 मिनट से सभी बच्चे जुड़ जाते हैं। चलो चलिए शुरू करें। आज जो हमें पढ़ना है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डोमेस्टिक करेंसी। अच्छा नोट्स से जो है मैंने जो नोट्स आपको भेजा था तो कौन कौन बच्चा पढ़ के आया है? नोट्स वोट्स पढ़ के आते हो? चलो हिंदी में स्पेलिंग लिख लो विदेशी। बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। विदेशी। क्लास रिकॉर्ड हो रही है या नहीं ये भी तो पता होना चाहिए। अच्छा हो रही है। हाँ। सो विदेशी मुद्राओं मुद्राओं की तुलना घरेलू मुद्रा के विनिमय दर से। घरेलू मुद्रा के विनिमय दर का निर्धारण। घरेलू मुद्रा के विनिमय दर का विनिमय दर का निर्धारण। चलो लगभग लगभग सभी बच्चे आ गए हैं है ना। बस एक मिनट से लाइव इसको करते हैं। तो हमें जो है ना लाइव इसमें से इशू आ सकता है तो करना पड़ेगा लाइव ऑन फेसबुक। 1 मिनट टाइम लगेगा। हाँ जिनकी क्लास क्लास छूट जाए ना तो ये क्लासेस जो है आप ही के लिए रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। चलो तो ध्यान से सुनो।
देखो और सुनो। जैसे कि क्लास में मैंने आपको यहाँ तक कल चीजें कवर करी थी। आज जो है जो बच्चे 5 मिनट लेट भी थे वो जुड़ गए हैं और यहीं से स्टार्ट है। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के विनिमय दर का निर्धारण। तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, बस कहानी सुनिए। सब आ गए ना, ममता भी आ गए हैं, नेहा आ गए हैं, नीलम, रेखा, विनीत। कोई विनीत नहीं है, चलो कोई बात नहीं। भारत में या किसी भी देश में, अपने यहाँ हो या किसी भी देश में, घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को तय करने के उद्देश्य से अलग अलग प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है। क्या है? अलग अलग प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है। डॉलर एवं रुपए के विनिमय दर का मतलब क्या है? अगर हम बोले कि डॉलर और जो रुपया है उसका जो एक्सचेंज रेट है उसका मतलब क्या होता है, तो $1 खरीदने में कितने रुपए की जरूरत होगी? प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, कि $1 खरीदने में कितने रुपए की आवश्यकता होगी, या फिर $1 बेचने पर कितने रुपए की प्राप्ति होगी। डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत या कमजोर होता रहता है। रुपए के मजबूत होने से कुछ लाभ होते हैं और साथ ही कुछ क्षति भी पहुंचती है। इसी प्रकार रुपए के कमजोर होने से भी कुछ लाभ होते हैं और कुछ क्षति पहुंचती है, दोनों होते हैं। मजबूत होने से भी कुछ प्रॉफिट है, कुछ लॉस होने से। तो देखो कि मजबूत होने से क्या, यहीं से क्वेश्चन बनता है, यहीं से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। यदि डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत हो, ऐसे देखते जाओ, उदाहरण यहां हम लिखते जाते हैं, थोड़ा सा ठीक लगेगा। यदि डॉलर की तुलना में ये मान लो रुपया है, और अगर डॉलर की तुलना में रुपया क्या हो, मजबूत हो, तो यहां पर ऐसे में हमारा आयात सस्ता हो जाता है। हमारा जो आयात है, आयात समझते हो ना, जो हम चीजें बाहर से लेके आते हैं, तो हमारा आयात सस्ता हो जाता है। अभी कॉन्सेप्ट है, बस अभी समझ नहीं आ रहा होगा, बस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेगा। तो आयात क्या हो जाता है कि आयात सस्ता हो जाता है। आयात सस्ता हो जाता है। आयात के सस्ता होने से मुद्रास्फीति कम होती है और साथ ही बाहरण ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। परंतु रुपए के मजबूत होने से निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो निर्यात है, यानी आयात तो सस्ता हो जाएगा, पर जो निर्यात है इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब निर्यात महंगा हो जाता है, जो निर्यात है वो महंगा हो जाता है, तो निवेश में कमी आती है और भारत में विदेशी पर्यटन है वो भी प्रभावित होता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा मैंने क्यों बोला। मान लो कि $1 में जो है, अभी की कंडीशन यहां पर लिखो पहले, कि $1 में 100 रुपए मिल रहे हैं। तो अगर डॉलर मजबूत, सॉरी, हमारा रुपया मजबूत हुआ, तो मजबूत होने का मतलब कि $1 में अब 50 रुपए, तभी तो कहा जाएगा कि हमारा रुपया क्या हुआ, मजबूत हुआ। रुपया मजबूत हुआ ना, ये समझ आया कि भाई $1 में पहले 100 रुपया था, लेकिन अब $1 में 50 रुपया है, तो इसको कहा जाएगा कि पहले की अपेक्षा जो रुपए क्या हुआ, मजबूत हुआ। ये पॉइंट समझ आया या नहीं, ये बताओ। सर आया। ठीक है, तो यस। वेरी गुड। तो अगर मान लो कि पहले $1 में 100 रुपया मिल रहे थे, या 100 रुपए के बराबर $1 था, अब जो कंडीशन ये है कि $1 जो है 50 रुपए के बराबर है, तो कहा जाएगा कि हमारा रुपया मजबूत हुआ। और इसी वजह से जब आप शाम में जो है समाचार सुनते हो, तो कहा जाता है कि आज डॉलर मजबूत होकर के कल की तुलना में 4 रुपया क्या हुआ, कि जो डाउन हुआ। मतलब कि पहले 100 का था, तो अब जो है 96 का। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा रुपया मजबूत हुआ, डॉलर कमजोर हुआ। तो अगर ऐसा हो तो आयात सस्ता हो जाता है। तो आयात कैसे सस्ता हो जाता है, जरा देखो। आप जो है, आयात का मतलब है कि विदेश से कोई चीज लेके आते हो, विदेश से कोई चीज खरीदते हो। तो मान लो कि आपने जो है चाइना गए,
चाइना में दूसरी जो है वो है रेन में भी बोलते हैं, दूसरी करेंसी है, पर बात करेंगे इस पे। चलो चाइना की जगह यूएसए उदाहरण ले लो। यूएसए गए, और यूएसए में जो है आपने क्या किया कि $1 में एक मोबाइल मिल रहा था। चलो $10 ले लो, $1 में क्या मिलेगा? $10 में एक मोबाइल मिल रहा था। और इस समय $10 में प्रायर कंडीशन पहले वाली क्या थी कि कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। पर अब क्या है कि अब हमें, या ऐसे इसको दूसरी तरीके से समझो कि हमें एक मोबाइल लेने के लिए हमें जो है पहले 1,000 रुपए देने होते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि हमारा रुपया मजबूत होने के चलते अब हमको इस वाले केस में कि जो है एक मोबाइल खरीदने के लिए अब 500 रुपया देना होगा। क्यों? क्योंकि अब पहले हमारा जो हमारे रुपए की औकात थी $1 में 100 रुपए की औकात थी, पर अब यहां पर हमारा रुपया मजबूत हुआ तो $1 50 रुपए के बराबर हो गया। तो यहां पर उसी मोबाइल को खरीदने के लिए आपको जो है 500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। पहले क्या होता था कि 1,000 खर्च करने पड़ते थे। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे हमारा करेंसी मजबूत होता है बेटा, तो आयात सस्ता हो जाता है। अब समझ में आया कि आयात कैसे सस्ता होता है? हाँ सर। क्यों? क्योंकि आपको लेना है मोबाइल। तो अब पहले 1,000 रुपए में मिलता था, क्योंकि $10, अभी भी $10 ही है वो, ठीक है, लेकिन दरअसल आपका रुपया मजबूत हुआ तो अब आपको जो है 500 रुपया चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आपको 1,000 नहीं चुकाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका रुपया डॉलर की तुलना में मजबूत हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा? आयात सस्ता हो जाएगा। तो आयात सस्ता होगा तो हमारे जो ग्राहक है वो देश में बेचेंगे तो वो भी तो सस्ता बेचेंगे। जब सस्ता बेचेंगे तो मुद्रास्फीति जो महंगाई है वो कम होगी। क्या होगी? कम होगी। जब मुद्रास्फीति कम होगी तो बाहर ऋण ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बाहर ऋण जो हमने बाहर विदेशों से ऋण लेके रखा है वो कम हो जाएगा। कैसे? ऐसे समझो, हमने जो है विदेशों से $100 का, $100 नहीं, $10 लो, $10 का हमने ऋण लेके रखा था। कहां से? विदेशों से। एक मिनट, हाँ प्लीज। मैं जो है ना, एज क्रिसमस मार्केट हैज decreased for the loss of trading signals caused tonight, it will listen to trading signal tomorrow for the compensate all the wish or profit signal at 6 p.m. ठीक है, सिग्नल से 8 p.m. ओके प्लीज थोड़ा सा 1 मिनट, मेरा रुपया कुछ डूब रहा है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यार आज तो। सात सात 14। ओके चलो, आज जो है ना हमें एक लंबा नुकसान हो गया है। एक मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ये ट्रेडिंग शेयर मार्केट की नहीं है, तो मैंने जो है ना उस पे से एक कोई एक्टिविटी नहीं करी थी, और कोई एक्टिविटी ना करने के चलते काफी रुपया कट गया है, बल्कि बल्कि उनके इंस्ट्रक्शन थे। चलिए, तो यहाँ पर जो है आयात सस्ता हो जाता है। अब सब लोग मुझे बोलेंगे कि तो आयात क्या हो जाता है? सस्ता हो जाता है। तो मुद्रास्फीति जो महंगाई है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्योंकि हमारे जो बाहर से हम आयात करके लाएंगे सस्ता मिलेगा तो हम अपने को भी, अपने लोगों को भी सस्ता पे, ऑब्वियसली तो क्या हो जाएगा? आयात सस्ता हो जाता है। और जब आयात सस्ता हो जाता है तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि लोग जब ज्यादा खरीदेंगे तो क्या होगी? जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होगी। नेहा म्यूट कर लो प्लीज। साथ में जो विदेशी, आप विदेशी जो ऋण बाह्य ऋण है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पे कि मान लो कि हमने विदेशों से, प्लीज नेहा म्यूट कर लो, तो $10 का हमने जो है विदेशों से क्या लिया है? ऋण लिया है। अब पहले हमें $10 चुकाने के लिए 1,000 चुकाने पड़ते, लेकिन अब हमें जो है $10 चुकाने के लिए
500 रुपया चुकाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम देख लो हुणे मजूरी नहीं निकलनी। यूएसए से मान लो कि हमने $10 लिया था, ठीक है। अब हमने $10 यूएसए से लिया था। अब पहले हमने अगर यूएसए को हम चुकाते $10 देते तो हमें $10 खरीदने में 1,000 रुपए लगते। $10 को खरीदने में कितना? 1,000 रुपए लगता। लेकिन अब जो है $10 खरीदने में आप यहां पर देखोगे कि आपको जो है 500 रुपया लगेगा। 500 रुपया लग रहा है, ना कि 1,000 रुपया लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो विदेशी ऋण है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? विदेशी ऋण कम हो गया। विदेशी ऋण कम हो गया। तो ये यहां तक ये समझ आया कि नहीं, ये बताओ। हाँ सर आया। बाह्य ऋण कैसे कम हो गया? ये पता चला ना कि भाई पहले हमें जो है ज्यादा रुपए चुकाने होते थे, लेकिन अब रुपया मजबूत होने के चलते जो बाह्य ऋण है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। परंतु एक इसके लॉस भी है। ये तो फायदे देख लिया आपने। अब अगर रुपया मजबूत होता है तो निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निर्यात पर। और निर्यात महंगा हो जाता है। जब निर्यात महंगा हो जाता है तो निवेश में कमी आती है। जब निवेश में कमी आती है तो भारत में जो विदेशी पर्यटन है वो भी प्रभावित होता है। उदाहरण के तौर पे ऐसे सुनो, समझो आप, कि अगर मान लो कि यहां पर रुपया मजबूत हो रहा है तो निर्यात पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कि अगर मान लो कि हम अपना कोई एक मोबाइल बना रहे थे, माइक्रोमैक्स का, हमारे इतनी ही औकात है, हम यही बना सकते हैं, हम कोई जियो में नहीं बना सकते। तो माइक्रोमैक्स का मोबाइल बना रहे थे और हम बेचेंगे किसे? अफ्रीकन देशों को बेचेंगे, अमेरिका नहीं आपसे खरीदेगा। तो हम बेच रहे थे केन्या को। क्या है भैया? हम बेच रहे थे केन्या को। अब यहां पर हुआ क्या कि हम जो है केन्या को बेच रहे थे। अब मान लो कि पहले जो है ये केन्या हमसे $10 में एक मोबाइल खरीद रहा था। और पहले उस समय हमारी कीमत जो है कितनी थी? 1,000 थी। लेकिन वहीं अब जो है हमारा रुपया मजबूत होके 500 रुपया हो गया। क्या है? 500 रुपया हो गया। तो अभी भी जो है ना यहां पर जो देखो कि $10 के ही बराबर है। तो भाई यहां पर जो हमारा जो निर्यात है वो क्या हो जाएगा कि निर्यात जो है, मतलब जैसे ही रुपया मजबूत होगा तो निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और निर्यात महंगा होने के चलते निवेश में कमी आएगी। निवेश में कैसे कमी आएगी कि भारत में मान लो कि कोई जो है $10 लेके भारत में निवेश करना चाहता था। पहले उसको 1,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब हमारा डॉलर रुपया मजबूत हुआ तो 500 रुपए मिलेंगे। पहले उसने 1,000 में ये प्लान कर रखा था कि 500 जमीन खरीद लेंगे और 500 निवेश कर देंगे, मतलब जो है ऑफिस ऑफिस बना लेंगे। लेकिन अब तो उसे मिल रहा है 500 रुपया, 500 ही रुपया। तो क्या होगा कि जो व्यक्ति भारत में निवेश करने आ रहा था वह भारत में निवेश ना कर करके दूसरी जगह चाइना में निवेश कर देगा, या जो है पाकिस्तान में निवेश कर देगा, या बांग्लादेश में निवेश कर देगा। क्यों? क्योंकि भारत में रुपया मजबूत होने के चलते क्या होगा कि निवेश ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये आपको हानि भी होती है। ठीक है। अब विदेशी पर्यटन भी प्रभावित होता है कि मान लो कि कोई व्यक्ति जो है उसका बजट $10 का था, सॉरी $10 का था। कोई यूएसए का व्यक्ति जो है घूमने आ रहा था भारत, और उसका बजट घूमने का, भारत घूमने का $10 का था। अब वो उसे पता था कि डॉलर तो मैं हर जगह लिए घूमूंगा नहीं, तो उसे पता था कि भाई इस समय जो रेट है तो मुझे 1,000 रुपया मिल जाएगा। और 1,000 रुपया में दिल्ली मुंबई, और मान लो कि दिल्ली मुंबई और हैदराबाद उसे पहुंच जाना था, मान लो 1,000 में, लेकिन होना नहीं है। लेकिन अब जो है अपना रुपया मजबूत होने के चलते उसको मिल रहा है ओनली 500। तो उसकी जो 3 जगह की प्लान थी तो उसको हो सकता है कि एक जगह का प्लान क्या करना पड़े? कैंसिल करना पड़े। क्यों? क्योंकि पहले वो 1,000 में 3 जगह घूमना था, लेकिन अब नहीं घूम पाएगा क्योंकि उसके $10 की औकात 500 ही रुपया बची है। इसके चलते क्या होगा भैया, यहाँ पर आप देखोगे कि विदेशी जो मतलब पर्यटन है, जो विदेशी पर्यटक है वो जो भारत घूमने आते हैं, तो विदेशी पर्यटन भी प्रभावित होगा। लोग अवॉइड करेंगे, जहां पर सस्ते में घूम घूम ले वहां जाएंगे। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं, ये बताओ पहले। सर आ गया। पक्का? हाँ सर। सभी को समझ आ गया? सभी को समझ आ गया?
प्रभा, ममता, रेखा, दीपांशु, नीलम, प्रतिभा। सर मैं बोल सकती हूँ। हाँ पिंक बोलो। हाँ सर, मुझे ये वाला समझ नहीं आया कि जैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे हम्म। तो जैसे हमारे मतलब डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपीस की वैल्यू $1 इक्वल टू ₹50 है। हम्म। हम एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट कैसे महंगा होगा सर? मेरे को ये समझ नहीं आया सर। प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमारा निर्यात जो है, निर्यात पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर। या फिर एक काम करते हैं, अगली सब हेडिंग बताता हूं तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कि इसके जस्ट अपोजिट पढ़ना है। ठीक। ओके। ठीक, तो चलिए जो है यहाँ पर देखिए। अब देखिए, अच्छा किसी क्वेश्चन, हाँ ठीक है सबको, सर फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा दीपांशु कौन सा रिपीट करना ये बता दो। दीपांशु बोल दिया करो ना, आप लोग वॉइस ब्रेक हो गई है। आप लोग बीच में कॉल वगैरह मत प्लीज पिक किया करो, कोई का भी हो। विशाल मैं क्लास में ना ले पाया, सर एक बार फिर से निर्यात रिपीट कर दीजिए। पाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट हो गया, सॉरी। विशाल कहाँ पे एक्सीडेंट, कैसे क्या हो गया? विशाल है अभी कि नहीं है? चलो ठीक है, नहीं है। हाँ, अगली कंडीशन ये है, यहां तक आपने देखा। अब अगली कंडीशन है कि यदि इसकी विपरीत हो, रुपया कमजोर हो जाए, तब ऐसे में भारत से निर्यात मतलब जो है भारत से जो निर्यात है वो सस्ता हो जाए। विदेशी खरीदारों के लिए भारत से आयात करना सस्ता हो जाएगा। रुपए के कमजोर होने से आयात महंगा हो जाएगा और बाहरण ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मतलब कि पहले ऐसे समझो कि $10 $1,000 के बराबर। $10 कितने? $1,000 के बराबर। लेकिन अब रुपया हमारा कमजोर हुआ तो $10 $2,000 के बराबर हो जाएगा। कितना? 2,000 के बराबर हो जाएगा। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब $10 $2,000 के बराबर हो जाएगा तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत में तब ऐसे में भारत से निर्यात जो है वो सस्ता हो जाएगा। भारत से क्या है? निर्यात सस्ता हो जाएगा भारत से। कैसे निर्यात सस्ता होगा? कि पहले मान लो माइक्रोमैक्स है, हम माइक्रोमैक्स क्या कर रहे थे, बना रहे थे, जो पहले $10 में था। अब $10 में जब माइक्रोमैक्स था बेटा, तो यहां पर जो है वो व्यक्ति को भारत में उसे खरीदना था, तो रुपए में कन्वर्ट करवाता तो $1,000 माइक्रोमैक्स वाले को देता। लेकिन अभी भी जो है हमारा रुपया दरअसल कमजोर हुआ है, तो अभी भी ये जो है $2,000 के बराबर हो गया है। लेकिन अभी भी मोबाइल जो है $1,000 का ही है। तो अब ये $10 लेके आएगा तो 1,000 ऊपर से रुपया मिल जाएगा और एक मोबाइल मिल जाएगा। मतलब इसको $1,000 की बचत हो जाएगी। तो जब $1,000 की बचत होगी तो कहा जाएगा कि भारत से जो निर्यात है वो सस्ता हो जाएगा। भारत से निर्यात सस्ता हो जाएगा और विदेशी खरीदारों के लिए भारत से आयात करना सस्ता हो जाएगा। विदेशी जो खरीदार हैं वो सस्ते में भारत से सामान खरीद सके। रुपए कमजोर होने से आयात महंगा हो जाएगा। वही इसकी विपरीत कंडीशन, रुपया कमजोर है तो अब हमें कोई भी चीज के लिए, अब मान लो कि हम बाहर से यूएसए एप्पल फोन लेना चाह रहे थे, तो इस हालात में कि मान लो एप्पल फोन जो है $10 के बराबर है और पहले 1,000 उसकी औकात थी $10 की, लेकिन अब हमारा रुपया कमजोर होने के चलते अब 2,000 हो गया है, तो हमें एप्पल फोन अभी भी वो $10 का है, लेकिन हमें एप्पल फोन के लिए क्या करना पड़ेगा? $2,000 इकट्ठा करने पड़ेंगे। तो हमारा आयात क्या है? महंगा हो जाएगा। आयात महंगा हो जाएगा और बाहरण
बाह्य ऋण ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बाह्य ऋण ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि पहले आपने $10 यूएसए को चुकाना था और 1,000 रुपए मान लो चुकाना था, वही 1,000 रुपए $10 की बराबर था, लेकिन अब भी आपको $10 ही चुकाना है। लेकिन अब जब $10 खरीदने जाएंगे उसके चुकाने के लिए तो 2,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो बाह्य ऋण जो है ऑटोमेटिकली कॉस्टली हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब बताओ यहां तक समझ आया? हाँ सर, अच्छे समझ में आए। अब पिंक आ गया आपको? जी सर। पक्का? लगता है कुछ सस्पेंस है अभी भी। सर मैं भी एक बार नोट्स में अच्छे से पढ़ूंगी, देन मे बी, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि अपने मुझे अच्छे से आए कि नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ दोनों के बीच में। कैसे कंफ्यूज है? सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट होगा तो कैसे रुपए का अवमूल्यन होगा, और इंपोर्ट होगा तो सर इसमें थोड़ा सा पता नहीं क्यों कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी और किसी को भी कंफ्यूजन है? कोई और बच्चे को कंफ्यूजन है? किसी भी नहीं बच्चे? सर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। अब देखो, यहां तक आपने देख लिया? किसी का मैसेज आया है? हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब इसके आगे देखने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर ये चीजें हो गई। अब किसी भी देश में घरेलू मुद्रा के, मान लो कि कोई भी देश है, तो किसी भी देश में मुद्रा के दर को तय करना या नियंत्रित करने के उद्देश्य से कुछ मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑब्वियसली हमारे भी देश में किया जाता होगा। मतलब जो घरेलू मुद्रा है उसके दर को, उसके रेट को कौन तय करेगा कि भाई $1 के बराबर 50 रुपया होगा, 100 रुपया होगा? कोई तो आधार होता होगा, कोई तो मेजरमेंट होता होगा, कोई तो माप होता होगा। ऐसा तो नहीं है, कुछ तो चीजें होती होंगी। तो यहां पर बात ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, यहां पर नंबर 1, फ्री फ्लोट सिस्टम। 3 सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं, अलग अलग मतलब मेथड प्रयोग किए जाते हैं देशों में। तो नंबर 1 है फ्री फ्लोट सिस्टम। फ्री फ्लोट, हमें तो बड़ा ही टेंशन हो गई, हमारा पैसा कट गया। फ्री फ्लोट सिस्टम, मन तो पढ़ाने में लग रहा है, लेकिन अब कितना लग रहा है आप ही समझ लीजिए। क्लीन फ्लोट सिस्टम। और मैंने कितने लोगों को आज भड़का दिया था जो है कि आज पैसा निकाल लो, और वो मेरे ही चूना लग गया। फ्री फ्लोट सिस्टम। दूसरा है मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम पर समझ आएगा, परेशान मत होना, वो तो डूबी गया, पर यहां थोड़ी ना डुबाऊंगा। मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम। और तीसरा है आपका मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम को जो है डर्टी फ्लोट सिस्टम भी कहते हैं, ध्यान रखना। जो मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम है इसको डर्टी फ्लोट सिस्टम भी कहते हैं। तीसरा है पैक्ड सिस्टम। पैक्ड सिस्टम, मैं अगेन बोल रहा हूं कि ये जो है किसी भी देश की मुद्रा का दूसरी मुद्रा के कंपेयर में, मतलब कि जो विनिमय दर तय करने के लिए अलग अलग मेथडोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग मेथड का प्रयोग किया जाता है। एक है फ्री फ्लोट सिस्टम, दूसरा है मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम, और तीसरा है पैक्ड सिस्टम। तीसरा क्या है? पैक्ड सिस्टम। तो यहां पर जो फ्री फ्लोट सिस्टम, मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम, पैक्ड सिस्टम का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। नंबर 1 है स्वतंत्र प्रवाह प्रणाली। इसी को फ्री फ्लोट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री फ्लोट सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है, ये ऐसा प्रणाली है, इस प्रणाली का प्रयोग सामान्यतया जो है विकसित देशों में किया जाता है, और इस प्रणाली के अंतर्गत घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को बाजारी ताकतों पर छोड़ दिया जाता है।
बाजारी ताकत मतलब डिमांड और सप्लाई पर। केंद्रीय बैंक का किसी प्रकार से इंटरवेंशन, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और यहां बाजारी ताकतों का मतलब है कि किसी भी मुद्रा की मांग, मतलब किसी भी मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर छोड़ देना। अब यदि किसी भी मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा हो तब ऐसे में वह मुद्रा कमजोर होती है, और यदि उस मुद्रा की मांग बढ़ जाए तो मुद्रा क्या होती है भाई, मजबूत होती है। तो यहां पर क्या है कि सब कुछ जो है, जो फ्री फ्लोट सिस्टम है, पूरा मार्केट पर छोड़ दिया गया, और ये सामान्यतः जो विकसित देश है वहां पर यूज होता है। वो अपने रुपए को, सॉरी अपनी करेंसी को दूसरे की करेंसी की तुलना में मैनिपुलेट नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पे समझो कि जैसे कि ये डॉलर है, डॉलर की जितनी मांग बढ़ेगी डॉलर क्या होगा, मजबूत होगा। डॉलर की जितनी सप्लाई होगी डॉलर कमजोर होगा। इसका मतलब क्या है, ये पूरा टोटली डिपेंड्स ऑन मार्केट एलिमेंट, बाजारी ताकतों पर छोड़ दिया जाता है। इस पे वहां की केंद्रीय बैंक का कोई इंटरवेंशन नहीं है। मान लो यूएसए की बात कर लें तो वहां का जो केंद्रीय बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक, अपने डॉलर को दूसरे मुद्रा की तुलना में वो किसी प्रकार से उसे मैनिपुलेट नहीं करता। डॉलर की जितनी मांग डॉलर उतना मजबूत, डॉलर की जितनी सप्लाई डॉलर उतना कमजोर। और आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, आपको लगता है ना, जो अक्सर बच्चे सोचते होंगे कि जो अमेरिका है वो अमेरिका को, जो चाइना है वो लाल पीली आंखें थोड़ा बहुत दिखाता रहता है कभी कभी, और आपको लगता है कि जो आने वाला भविष्य में जो वार होगा या युद्ध होगा वो मतलब हथियारों पे लड़े जाएंगे, मिसाइल्स दागे जाएंगे। नहीं सर, अब जो है इकोनॉमिक वार का टाइम जी, अब ये टाइम इकोनॉमिक वार का है। दूसरे की अर्थव्यवस्था पर वार किया जाएगा इकोनॉमिक टूल या कोई ना कोई टूल के माध्यम से। तो यहां पर जो है वैसा नहीं है कि मिसाइल दाग दी जाएगी, अब वो टाइम गया। और इसी वजह से जब डोनाल्ड चचा आए, डोनाल्ड ट्रंप आए, तो याद होगा आपको कि उस घटना को लेकर के जब डोनाल्ड चाचा आए तो काफी कुछ जो है, मतलब एक इकोनॉमिक वार की स्थिति आ गई थी चाइना के साथ उनकी, और कई देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो अर्थव्यवस्था को, आपको याद होगा, मैनिपुलेट करने लगे थे। तो ये आपको समझ आया कि नहीं, स्वतंत्र प्रवाह प्रणाली, यह जो है फ्री फ्लोट सिस्टम, या इसी को सर इसको वापस से एक बार समझा दीजिए। ठीक है, देखो बेटा, मैं पहले, किसी भी देश में घरेलू मुद्रा की दर को तय करने के उद्देश्य से या नियंत्रित करने के उद्देश्य से कुछ मेथडोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। उनमें से है फ्री फ्लोट सिस्टम, इसी को क्लीन फ्लोट सिस्टम या स्वतंत्र प्रवाह प्रणाली कहते हैं। ये दूसरा है मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम, या इसी को प्रबंधित प्रवाह प्रणाली कहते हैं। और तीसरा पेग्ड सिस्टम, इसको पेग्ड सिस्टम कहते हैं। तो ये फ्री फ्लोट सिस्टम है, ये जो है वहां की जो मुद्रा है उसको पूरी तरीके से घरेलू उस पर छोड़ दिया जाता है। मतलब वहां पर जो मुद्रा होती है, सॉरी बाजारी ताकतों पे, नॉट घरेलू, उस पे बाजारी ताकतों पे छोड़ दिया जाता है। जितनी उसकी मुद्रा की मांग होगी वो मजबूत होगी, जितनी सप्लाई होगी वो कमजोर होगी। और मैं बता दूं कि चाइना के पास जो है बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडार है, और जिस दिन वो अर्थव्यवस्था में पंप कर देगी तो उसी दिन जो डॉलर, ये जो 80 रुपया पे है ना, इसकी औकात 80 पैसे नहीं बचेगी, इसकी औकात 80 पैसे नहीं बचेगी। मतलब नहीं समझे आप? इस वजह से एक दफे, इस दफे से इस दफे, मतलब इस कारण से एक बार जो है चाइना डराता रहता है, अमेरिका पे जो है थोड़ा सा लाल पीली आंखें दिखाता रहता है, ये भी कारण है। ठीक है, और अमेरिका बस चिल्लाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास इतना बड़ा फॉरेक्स है, जिस दिन मार्केट में पंप कर देगा तो इतनी ज्यादा सप्लाई हो जाएगी डॉलर की, जो आज 80 रुपए पर डॉलर है वो कल मुंह के बल गिरेगा और 80 पैसे नहीं बचेगा। और जब किसी की इकोनॉमी मुंह के बल गिरेगी, इकोनॉमी ही मेन है। अमेरिका अपने आप में क्यों अपने आप को जो है विश्व गुरु कहता है, या जो एक
मतलब एक सुपर पावर कहता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा है, इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है। ठीक है, स्वतंत्र प्रवाह प्रणाली समझ आ गया? हाँ सर। ठीक है। अब बेटा दूसरा देखो, प्रबंधित प्रवाह प्रणाली। इसको मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम या डर्टी फ्लोट सिस्टम, कुछ भी आ जाए, प्रबंधित प्रवाह प्रणाली, प्रबंधित प्रवाह प्रणाली। भारत जैसे विकासशील देशों में, हमारे जैसे जो विकासशील देश हैं, तो भारत जैसे विकासशील देशों में प्रबंधित प्रवाह प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को बाजारी ताकतों पर छोड़ दिया जाता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप भी करती है। आवश्यकता पड़ने पर जो केंद्रीय बैंक है वो हस्तक्षेप भी करती है। भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई एक मनोवैज्ञानिक परिसीमन तय करती है, और अमेरिकी डॉलर जैसे विदेशी मुद्रा की जो मांग और आपूर्ति के आधार पर घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को इस परिसीमन के अंदर छोड़ दिया जाता है या छोड़ देती है। और जब तक रुपए का विनिमय दर इस परिसीमन के अंदर रहता है, आरबीआई हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन जैसे ही परिसीमन का उल्लंघन होता है तो आरबीआई इंटरवेंशन करती है। सिंपल सा समझो कि इस प्रबंधित प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत बहुत हद तक चीजें जो है फ्री जोन में छोड़ दी जाती हैं, बाजारी ताकतों पर छोड़ दी जाती है। लेकिन एक जो है परिसीमन तय किया जाता है। मान लो ऐसा एक मान लो उदाहरण के तौर पे ऐसा किया जाता है कि कहा जाए, किसी का क्वेश्चन आया है सर वॉइस ब्रेक हुई है। प्रतिभा, अगर वॉइस वगैरह ब्रेक हो तो आप लोगों के इधर से ऐसा होता है, आप लोगों के इधर से आपका जो नेटवर्क पुअर हो जाता है तभी ऐसा होता है। मेरी तरफ से अगर वॉइस ब्रेक होगी तो सबको होगी, अदरवाइज एक को तो नहीं होगी। तो प्लीज कोशिश किया करें प्रतिभा कि जो है नेटवर्क डेटा सब ना यूज कर दिया करें, क्लास के लिए भी बचा लिया करें। डेटा खत्म होने वाला होगा। चलो अब उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर काफी हद तक चीजें जो है फ्री छोड़ दी गई, लेकिन एक क्या कर दिया गया है, परिसीमन रेंज तय कर दी गई, एक परिसीमन तय कर दिया गया। मान लो ऐसा कह दिया जाए कि डॉलर हमने जो है कह दिया है कि अगर जब 90 रुपए से $1 की जो स्थिति जो है 90 रुपए आ जाएगी, और यहाँ पर जो $1 है ये 40 रुपए आ जाएगी, तब आरबीआई हस्तक्षेप करेगी। अगर इसके बीच में रहती है तो आरबीआई कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। यहाँ पर क्या है कि एक हद तक जो है यहाँ पर चीजें फ्री हैं, स्वतंत्र है। लेकिन अगर इस परिसीमन को ब्रीच करता है तो फिर आरबीआई हस्तक्षेप करके इसको 90 रुपए से ऊपर नहीं जाने दे सकती और 40 रुपए से नीचे नहीं। अब आप फिर अगेन क्वेश्चन करोगे कि ये तो सर अच्छा है कि हमारा रुपया मजबूत हो, तो उसकी कुछ क्षति भी तो है। इसी वजह से मैंने पहले बताया था कि इसके लॉसेस क्या है। अगर मजबूत होता है तो उसके प्रॉफिट क्या है, लॉसेस भी होते हैं, और अगर कमजोर होता है तो उसके भी प्रॉफिट है और उसके भी लॉसेस। इसी वजह से मैंने आपको जो है पहले बता दिया था। दोबारा सुनो कि हमारे जैसे देशों में, विकासशील देशों में ये प्रबंधित प्रवाह प्रणाली का प्रयोग होता है, और इसके अंतर्गत घरेलू मुद्रा का जो एक्सचेंज रेट बाजारी ताकतों पर छोड़ दिया जाता है। परंतु जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई इंटरवीन करती है, हस्तक्षेप करती है, और भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था के हितों में ध्यान रखते हुए, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आरबीआई एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रेंज तय कर देती है कि इससे अगर ऊपर होगा या नीचे जाएगा तो मैं क्या करूंगी कि एक्शन लूंगी। अब अमेरिकी डॉलर जैसे भी विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर जो है घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को आरबीआई हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन जैसे ही परिसीमन का उल्लंघन होगा, जैसे ही वो ब्रीच होगा तो आरबीआई हस्तक्षेप करेगी और उसको जो है ऊपर नीचे कर सकती है। अब बताओ ये समझ आया कि नहीं? सर ये परिसीमन क्या है सर? परिसीमन एक रेंज है। एक रेंज मतलब जैसे मैंने यही तो बताया कि परिसीमन एक रेंज तय कर दी गई है, ये मनोवैज्ञानिक रेंज है। आरबीआई कह दे कि भाई, आरबीआई को फील लगने लगे कि अगर बहुत कमजोर हुआ, क्योंकि 90 रुपए जा रहा है, 100 रुपए जा रहा है, बहुत कमजोर हो रहा है, तो इसके क्या है, लॉस भी है, बहुत ज्यादा लॉस है। अगर ये बहुत मजबूत हो रहा है तो भी तो इसके नुकसान है। तो इसको एक बैलेंस। सर एक एग्जाम्पल इसका दे दीजिए।
पूरा फिर ऊपर वाला बताना पड़ेगा। चलो उदाहरण देखो, अगर मान लो कि ये बहुत रुपया क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो भाई रुपया कमजोर होगा तो मैंने क्या बताया था कि अगर रुपया कमजोर हो रहा है तो हमारा जो आयात है महंगा होगा। ठीक है, कोई भी चीज को हमें बाहर से लाने के लिए ज्यादा रुपया चुकाने पड़ेंगे तो हमारे यहाँ महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, और जो बाह्य ऋण है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सर ये समझ में आया, लेकिन सर इसके ऊपर प्रतिबंधित मतलब प्रतिबंधन कैसे लगाती है प्रतिबंधित नहीं, आरबीआई? प्रबंधित, प्रबंधित हाँ सर, ये मैनेज। प्रबंधित आरबीआई सर लगाती कैसे है? मतलब कोई एक क्या चलो फिक्स? चलो ठीक है ठीक है, सुनो। प्रबंधित का मतलब क्या है? मैनेज्ड। आप जो है इसको फ्री नहीं छोड़ रही हो। जैसे ऊपर क्या था, फ्री फ्लोट सिस्टम, फ्री क्लीन फ्लोट सिस्टम, कोई मैनिपुलेशन नहीं। प्रबंधित प्रवाह, प्रबंधित मतलब नजर कर रहा है, प्रबंध कर रहा है, मैनेज कर रहा है। यहां पर क्या है कि मान लो कि अब लगाती कैसे है, ये मनोवैज्ञानिक, तभी मैंने बताया ये मनोवैज्ञानिक परिसीमन है। ये ऐसा नहीं है कि इतने पे जाएगा तो कर ही देगी आरबीआई। आरबीआई को ये फील होना चाहिए कि पैसा बहुत कमजोर हो रहा है, उसके बहुत साइड इफेक्ट है, या पैसा बहुत मजबूत हो रहा है, उसके बहुत जो है साइड इफेक्ट है। तो तभी आरबीआई ये हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आया। पक्का? अगर नहीं आया तो पूछ लो एक बार। सर आया, सर आ गया, अच्छे से आ गया सर। अच्छा, रेखा या और बच्चे? जी सर, आ गया। अच्छा, आ गया। जी सर, समझ में आ गया है। ओके ओके। तो ये प्रबंधित प्रवाह प्रणाली। अब देखो कि यदि डॉलर के अत्यधिक आगमन से, अगर डॉलर बहुत हमारे यहां आ रहा है तो डॉलर के अत्यधिक आगमन से डॉलर कमजोर होगा और रुपया ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पे समझो कि आप गए मार्केट और आप खरीदने गए थे आलू, और इस बार मार्केट में सब लोग आलू लेके आए हैं, तो बताओ आलू का रेट गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। क्यों? क्योंकि आलू आलू का की सप्लाई गिरेगा ज्यादा हो तभी गई। तो सप्लाई ज्यादा होगी। तो अगर मान लो कि डॉलर की सप्लाई खूब हो जाए तो डॉलर कमजोर होगा और उसकी तुलना में जो हमारा रुपया है वो मजबूत होगा। और जब ऐसा होगा तो निर्यात में कमी आएगी। मैंने बताया था कि कैसे निर्यात में कमी आएगी, कि अगर रुपया बहुत मजबूत हो जाता है तो निर्यात में कमी आती है, तो निर्यात में कमी आएगी। एफडीआई और निवेश में भी कमी आएगी। डॉलर बहुत जो है अगर वो हो रहा है तो जो एफडीआई है, जो निवेश है, ठीक है, क्योंकि उसको जो है $10 में सोच रहा था कि मैं 1,000 ले लूंगा, लेकिन अब रुपया हुआ मजबूत तो मिलेंगे 500। तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, या फिर जो निवेश जो विदेशों का पैसा भारत में जो चाह रहे थे लगाना, उसमें क्या आएगी? कमी आएगी। तो ऐसे में डॉलर को कमजोर होने से रोकने के उद्देश्य से आरबीआई बाजार से डॉलर खरीदेगी और अधिशेष डॉलर को सोखने का प्रयास करेगी। ऐसे समझो, उदाहरण के तौर पे यहां से खूब डॉलर आ रहा है विदेशों से, और उस समय स्थिति मान लो $1 पे 100 थी। अब जो है खूब डॉलर आया तो क्या होगा? रुपया मजबूत होगा। तो अब $1 जो है ₹50 के बराबर हो गया। पता है ना काहे मजबूत होगा? क्यों? क्योंकि इसकी खूब सप्लाई है, तो इसकी कीमत गिरेगी, हमारे रुपए की बढ़ेगी। और जब ऐसा होगा तो मैंने आपको बताया कि निर्यात में कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? हमसे अरे पहले जो है यहां पर अगर मान लो $1 में मोबाइल मिल रहा था, ठीक है, तो अगर जब ऐसा होगा तो यहां पर आप देखोगे कि निर्यात में कमी आ जाएगी। ठीक है, एफडीआई भी जो है कमी आएगी। पहले अगर मान लो कि आपको भारत में कोई व्यक्ति था जो कंपनी लगाना था भारत में, और उसको $100 मिल रहे थे, ₹100 मिल रहे थे $1 में, अब ₹50 मिल रहे हैं, तो भाई भारत में तो रुपए में ही सारा सब कुछ करेगा ना। तो पहले वो प्लान किया था कि मैं $5 लेके आऊंगा और कंपनी लगा दूंगा, लेकिन अब उसको जो है क्योंकि आधे पर हो गया तो $10 लेके आना पड़ेगा। तो बताओ ये हमारे यहाँ निवेश करेगा कि नहीं? नहीं कतराएगा। करेगा, कतराएगा मतलब कि हमारे यहाँ निवेश हो सकता है नहीं करे। क्यों? क्योंकि महंगा हो करना रहा नहीं है, करेगा। नहीं करेगा, तो निवेश में कमी आएगी। तो अब निवेश में कमी आएगी तो भैया यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, आर्थिक समृद्धि प्रभावित होगी। बिल्कुल होगी। तो अब हरकत में कौन आएगा? मुखिया। किसका? बैंकों का। ये जो सारी चीज को मैनेज करता है कौन है? आरबीआई। आरबीआई मुखिया है, तो हरकत में आएगी। तो डॉलर को कमजोर होने से रोकने के लिए डॉलर को जो है आरबीआई बाहर से बाजार से खरीदेगी।
अब बाहर से खरीदेगी, अधिशेष डॉलर को सोखने का प्रयास करेगी। इससे डॉलर की कृत्रिम मांग उत्पन्न होगी और डॉलर के मूल्य में बढ़ोतरी होगी, और साथ ही रुपए की जो मतलब रुपए के बाजार में प्रवाह में भी जो है वृद्धि होगी और मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। ऐसे समझो, बाजार गए थे, लगातार जो है आलू कमजोर हो रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा सप्लाई हो गई थी। अचानक से एक बड़ा जो है वो आ गया, मतलब व्यापारी आ गया, और उस बड़े व्यापारी ने क्या किया कि सबसे, जितना भी बेचने वाला था उससे सभी से बोला कि एक काम करो कि मुझे दे दो। तो बताओ कि बड़ा व्यापारी है और कह रहा है, सभी से मांग करने लगा। पहले तो मांग मतलब बहुत ज्यादा सप्लाई थी, लेकिन अब मांग भी आ गई। तो आरबीआई क्या कर रहा है कि बाहर से वो मांग कर रहा है कि मेरे पास जो डॉलर है ना, लाओ, डॉलर खरीदना शुरू करेगा आरबीआई। तो डॉलर धीरे धीरे जब खरीदेगा, मांग बढ़ गई, तो उसका रेट भी बढ़ेगा। और जब रेट भी बढ़ेगा, यानी क्या है, ये आर्टिफिशियल मांग है, उसने उत्पन्न की है, तो इससे डॉलर के मूल्य में बढ़ोतरी होगी। और अब डॉलर का मूल्य जो है, अब ऑब्वियसली कि डॉलर खरीद रहा है तो किसी को पैसा दे रहा होगा, और जब किसी को पैसा देगा तो मार्केट में क्या करेगा, वो व्यक्ति जाके पैसा खर्च करेगा। मान लो कि कोई व्यक्ति जो है जॉनसन एंड जॉनसन आया था, भारत में निवेश करना चाह रहा था, और उसने जो है आरबीआई को अपना डॉलर बेचा और पैसा ले लिया, और भारत में ही इंडस्ट्री लगा रहा है, तो भारत में ही तो खर्चा कर रहा है। तो अब लोग काम करेंगे तो महंगाई, सबको पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो एक समस्या से तो निपटा, लेकिन दूसरी समस्या आ गई महंगाई वाली। तो एक समस्या के समाधान की प्रक्रिया में दूसरी समस्या का उत्पन्न होगी, दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी स्थिति में इस प्रभाव को निरस्त करने के लिए आरबीआई बाजार में प्रतिभूतियां बेचेगी। प्रतिभूतियां की पैसा जो आ गया है, प्रतिभूतियों के माध्यम से क्या कर लेगी, उस पैसे को सोख लेगी, अतिरिक्त पैसा निकाल लेगी। और इस पूरी प्रक्रिया को कृत्रिम निष्फलीकरण या आर्टिफिशियल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। अब बताओ समझ आया कि नहीं? हाँ सर, आया। पक्का? हाँ सर। सभी को समझ आ गया? सर एक बार दीजिए। अच्छा, एक बार वापस से बताते हैं, चलो ठीक है। दीपांशु, नीलम, आप भी बता दो। जी सर, आप फिर से बता दीजिए। चलो देखो, यहाँ पर प्रबंधित प्रवाह प्रणाली जो है, ये मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम, यहाँ पर हुआ का क्या कि ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। लास्ट वाले जो मैंने समझाए हैं ये बताना नहीं, फिर पूरा टाइम लग जाएगा, वही ना? हाँ जी। हाँ देखो, ऐसा समझो, मार्केट में बहुत ज्यादा आलू आ रहा था, आलू को खरीदने वाले कम थे। सॉरी, मार्केट में बहुत कम जो है, ऐसे समझो, उल्टा समझो कि बहुत ज्यादा जो है आलू आ रहा था, खरीदने वाले कम थे, तो आलू का रेट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। नीचे आ जाएगा। अचानक से एक बड़ा व्यापारी आया, वो देख रहा था ऊपर से, सबका मतलब एक तरीके से मुखिया था, उसका ये काम था कि भाई आलू का रेट ज्यादा ना गिरे, क्योंकि वो मुखिया है। अब मुखिया आया, खड़ा हुआ मार्केट में और कहा कि रुको रुको, जितना आलू है तुम्हारे पास मुझे दे दो। तो आलू वाले व्यापारियों की एकदम जो है ना, उनके चेहरे पे एकदम चमक दौड़ गई कि अरे हमारा आलू तो इतना नीचे जा रहा था, एक व्यक्ति आया और कह रहा कि हमें दे दो। तो अब क्या हो जाएगी, मांग आलू की बढ़ गई, तो रेट उसका बढ़ जाएगा। जब रेट उसका बढ़ जाएगा, तो भैया आलू वाला व्यापारी तो उन्हें पैसा देगा, किन्हें, जो सेल कर रहे हैं, और वो पैसा जाके कहाँ खर्च करेंगे, मार्केट में खर्च करेंगे। तो एक समस्या तो वो निपटा लिया था कि भाई आलू का रेट ज्यादा ना गिरने पाए, ये समस्या वो व्यापारी ने सॉर्ट आउट कर दी थी। लेकिन उसने दूसरी समस्या पैदा कर दी कि भाई वो पैसा खर्च करेंगे, मार्केट में लेके जाएंगे, तो भाई महंगाई बढ़ेगी, इससे वो भी तो कुछ ना कुछ का मांग करेंगे, तो महंगाई बढ़ेगी। तो एक समस्या उसने पैदा कर दी। तो अब दोबारा से वही आलू वाला व्यापारी आता है और एक कागज का टुकड़ा लेके आता है उन्हीं व्यापारियों के पास एक तरीके से, और कहता है कि एक काम करो भैया, कि जितना आपके पास पैसा है तो मैं खूब ब्याज दूंगा, आप मुझे पैसा दे दो, और ये ले लो, प्रतिभूति ले लो, सरकारी प्रतिभूति ले लो। तो उस वापस से ले पैसे लेगा सर। को, जो रुपया था मार्केट में, उसको सोखने का प्रयास कर रहा है, तो सरकारी प्रतिभूतियां बेच के पैसा सोख लेगा।
तो आलू वाले जो मुख्य व्यापारी था उसको आरबीआई समझो, और उसकी जिम्मेदारी थी कि भाई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, पैसे का जो एक्सचेंज रेट है उसको कंट्रोल करना है, मतलब संतुलित बनाए रखना है। साथ में जो है एक चीज और उसको ये कहा गया था कि आपको जो है आर्थिक समृद्धि भी मैनेज करना है, तो उसकी तो जिम्मेदारी थी। तो यहाँ पर ये जो उसने पूरी प्रक्रिया अपनाया, उसने आलू खरीदे, फिर जो है पैसा दिया, फिर पैसे को वापस सोखने के लिए प्रतिभूतियां बेची, इस पूरी प्रक्रिया को आर्टिफिशियल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, कृत्रिम निष्फलीकरण। अब बताओ। ठीक है सर। रेखा, ठीक है सर। पक्का? हाँ सर। चलो, और बाकी महिमा, पिंक, दीपांशु? हाँ जी सर, आ गया। चलो, इसके बाद आगे देखना है। इसके विपरीत, अभी और कंडीशन, इसके विपरीत यदि अर्थव्यवस्था से डॉलर का पलायन होने लगे, हमारे यहाँ मान लो कि आजकल हिंदुज्म खूब चल रहा है, आप खूब विरोध कर रहे हो पठान का, आपको जो है ना, मतलब अगर वही शहरों के नीली कलर की बिकनी में जो सॉन्ग होता बेशरम तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वही सॉन्ग जो है दूसरे कलर में, भगवा कलर में या फिर जो है ऑरेंज कलर में है तो दिक्कत है। तो अगर मान लो कि ये सब कंडीशन है और सब जो है अभिनेता भाग जाए, तो ऐसे तो जाएंगे नहीं, तो पैसा लेके जाएंगे, मतलब तो बाहर जाएंगे तो पहले तो ये आरबीआई के पास जाएंगे, क्योंकि अगर इन्हें सऊदी में जाना है या अमेरिका में जाना है तो वहां तो रुपया चलेगा नहीं, तो ये जाएंगे आरबीआई के पास, और आरबीआई से क्या करेंगे, लेंगे डॉलर। तो अगर सभी ऐसे भागने लगे तो डॉलर क्या होगा, हमारे देश से पलायन होगा। जब डॉलर हमारे देश से, जरा समझना कि डॉलर का मतलब पलायन होगा, डॉलर के कारण मांग ज्यादा और आपूर्ति कम हो जाएगी, तब ऐसे में डॉलर सशक्त होगा, क्योंकि सब डॉलर मांग रहे हैं तो डॉलर मजबूत होगा। घरेलू मुद्रा कमजोर पड़ेगी इससे, और यदि घरेलू मुद्रा आवश्यकता से ज्यादा कमजोर हो जाए तो हमारा आयात, याद करो, आयात क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें उस मोबाइल के लिए जो है 500 रुपए चुकाने पड़ 1000 चुकाने पड़ते थे, लेकिन हमारा रुपया कमजोर हुआ क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ, डॉलर की मांग ज्यादा थी, तो अब 2000 चुकाने पड़ेंगे, तो हमारा आयात क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, और हमारे जो है लोग आयात करके लाएंगे तो यहाँ भी महंगा बेचेंगे, तो महंगाई बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अब घरेलू मुद्रा को कमजोर होने से रोकने के लिए भी दोबारा से वही आलू वाला व्यापारी आ जाएगा मार्केट में, अर्थात आरबीआई आ जाएगा। चलो, ये यहां तक समझ आया कि नहीं? हाँ सर, आया। पक्का? सब लोग बता दो। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये चीजें अगर आप समझ पा रहे हो तो इकोनॉमी की सारी चीज समझ पाओगे। बहुत टेक्निकल और बहुत कॉन्सेप्चुअल है। पक्का समझ आ रहा है ना? हाँ जी सर। आप लोग जब जो है रिप्लाई नहीं करते तो मेरा मतलब मैं डिमोरलाइज हो जाता हूँ कि लगता है समझ नहीं आ रहा है क्या। और मैं बता दूं, डेमोलाइज मत होइए। डॉलर की मांग अगर बढ़ रही है तो डॉलर की मांग बढ़ रही है तो डॉलर का हाँ भाव तो भी बढ़ेगा। सिंपल भाव है। भी बढ़ेगा। हाँ, आप अगर ऐसे समझो कि अगर आप किसी को जो है 20 बार फोन कर दो तो वो भाव खाने लगेगा, मतलब जी भाव सर। बढ़ गए। तो डॉलर को आप सब लोग खरीदेंगे। मान लो कि सलमान खरीद रहा है, मान लो शाहरुख खान खरीद रहा है, सब जितने भी अभिनेता हैं खरीद रहे हैं, तो भाई अचानक से, अभिनेता का मतलब उदाहरण दे रहा हूं, इसे दिल पे मत लेना, सब कोई भी यहाँ पे, दीपांशु खरीद रहे हैं, रेखा खरीद रही हैं, और सब प्रभा खरीद रही है, सब खरीद रहे हैं, और जो है मतलब ये समझो कि खरीदने वाले 5000 हैं और बेचने वाले 100 हैं। ऑब्वियसली डॉलर की मांग बढ़ेगी, मतलब डॉलर का भाव बढ़ेगा। तो डॉलर का भाव बढ़ेगा तो रुपया तो कमजोर होगा, और जब हाँ रुपया सर, कमजोर होगा तो रुपया आयात, कमजोर हो जाएगा हमारी। तो जब रुपया आयात कमजोर हो जाएगा तो हमारा आयात महंगा होगा। महंगा होगा। ठीक है, आयात और महंगा रुपया होगा अब तो महंगाई हाँ, बढ़ेगी।
महंगाई बढ़ महंगाई को कम करना या नियंत्रित करने का काम किसका है? आरबीआई का है। आरबीआई का। तो अब कौन हरकत में आएगा? आरबीआई। हम्म। तो अब आरबीआई हरकत में आके क्या क्या करेगी, ये जरा देखो। आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा कोष से, जिसको फॉरेक्स कहते हो और आजकल कह रहे हो कि कम हो रहा है, तो उससे डॉलर बेचना शुरू करेगी। अब खूब मांग, मतलब देखो पहले ये एक सामान्य जो है इंटरनेशनल मार्केट से काम चल रहा था, लेकिन अब आरबीआई कह रही कि रुको, परेशान मत हो, खूब डॉलर है, आराम से ले जाओ। तो उसका जो फॉरेक्स है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उससे डॉलर निकाल निकाल करके बेचेगी। मतलब मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही थी तो वो सप्लाई दे रही है। आरबीआई अपनी जो प्रतिभूतियां हैं उसको, प्रतिभूतियां नहीं, विदेशी मुद्रा कोष। विदेशी मुद्रा कोष, अपने रिजर्व। मतलब हर एक देश की विदेशी मुद्रा कोष होती है। हाँ, हर एक देश की उस विदेशी मुद्रा कोष में विदेशी मुद्रा होती है। जैसे हमारी भी हाँ विदेशी मुद्रा कोष है, उसमें विदेशी मतलब मुद्रा है, डॉलर है और रेनमिट है, ये सारी चीजें हैं। हाँ, तो वो तो आरबीआई क्या आरबीआई करने लगेगी? बेचने लगेगी विदेशी बेचना मुद्रा शुरू कोष। कर देगी। ठीक है। हम्म। अब होगा क्या, इस उद्देश्य से आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा कोष का 6% से ज्यादा एक वित्तीय वर्ष में जो है नहीं बेच सकती है। लिमिटेशन है। लिमिटेशन है। एक फाइनेंस ईयर में, मतलब एक साल में ओवरऑल समझो, फाइनेंस ईयर समझाऊंगा कि फाइनेंस ईयर क्या होता है। तो अब अगर उसके पास जो है कितना, 100 रुपया है, तो $100 मानो, डॉलर ही बेचना है तो $100 है, तो कितनी बेचेगी? मात्र $6 बेच सकती है, इससे ज्यादा नहीं बेच सकती है। ठीक है। तो एक तो ये क्या काम करेगी इसको प्रबंधित करने के लिए। दूसरा क्या कर सकती है, आरबीआई भारतीय बैंकों को गाइडलाइन जारी करेगी, और गाइडलाइन जारी करके एनआरआई जो हैं उनकी जमा राशि पर ब्याज दर बढ़ा देगी। अब दीपांशु है मान लो, जो है एनआरआई, तो और इनका एनआरआई है तो इनका खाता है भारत में। तो आरबीआई चिल्ला चिल्ला के कह रही है दीपांशु को कि अरे इस समय तो हम बहुत फायदा दे रहे हैं, आके पैसा जमा कर दो। तो जहां मान लो कि इनको 8% का मिल रहा था, आरबीआई ने चिल्ला चिल्ला कर इनसे 20% का कमिट किया। तो जब 20% का कमिट किया दीपांशु से, तो होगा क्या कि यहाँ पर जो एनआरआई हैं वो आके डॉलर लेके आ जाएंगे। तो भाई ये जो बहुत ज्यादा मांग हो रही थी, तो धीरे धीरे मांग कम होगी ना, क्योंकि सप्लाई भी तो बढ़ रही है ना। तो जी। मतलब जो है प्रबंधित होगी। अगर मान लो इससे भी कैसे भी आकर्षित होंगे, ज्यादा ब्याज दर से, और इससे वे भी निवेश के लिए जो है आएंगे, भारतीय बैंकों में डॉलर को जमा करेंगे, और इससे जो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। तत्कालिक उपाय तो निकल आएगा, जो शॉर्ट टर्म का जो सोल्यूशन था वो निकल आएगा, लेकिन एक समस्या आ जाएगी, यहाँ लॉन्ग टर्म वाला इशू आ जाएगा कि भैया ये इनका, आप पैसा खूब दबा के इनको दे रहे हो, तो लास्ट में लेके भी तो जाएंगे, लेके जाएंगे तो लंबा लेके जाएंगे, ज्यादा लेके जाएंगे। तो दीर्घकालीन अवस्था में इसका प्रभाव नकारात्मक होगा। जब जमा राशि परिपक्व हो जाएगी, जब ये धन मतलब इनका परिपक्व होके और ये निकाल ले जाएंगे, तो एक इसकी एक समस्या है। अब अगला कि आरबीआई भारतीय कंपनियों के लिए बाहर ऋण की सीमा बढ़ा देगी। हमारी कंपनियां जो है, आरबीआई ये डिसाइड करती है आप बाहर से कितना ऋण लोगे। अगर मान लो कि आरबीआई ने कहा है कि 5% लेना है, और कल क्या कहते कि आपको अब 20% जो है आपकी एक सीमा है, चलो 20% ऋण ले लो, तो सीमा क्या कर देगी, बढ़ा देगी। इससे भारतीय कंपनियां अब बाहर अगर ऋण लेंगी तो डॉलर में मिलेगा, रुपया में थोड़ी ना मिलेगा, तो डॉलर के तौर पे उन्हें ऋण मिलेगा। परंतु यह भी तत्कालिक है, क्योंकि दीर्घकालिक तौर पे ये भी नकारात्मक है, क्योंकि पैसा आप बाहर से लेके आ रहे हो तो उन्हें दोगे भी तो, आप भी तो ब्याज में लेके आ रहे हो, तो एक ये भी इशू है। अब भारत सरकार विदेशी निवेश को आकर्षक बनाने के लिए विदेशी निवेश से संबंधित नियमों को क्या कर देगी, आसान बना देगी। क्या कर सकती है, सिंगल विंडो क्लियरेंस ला सकती है। सिंगल विंडो क्लियरेंस कहती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, ठीक है, तो ये कर सकती है। साथ में सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर मार्केट का बॉस है ये। तो जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, ये शेयर बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नियम आसान कर देगी। डॉलर के पलायन को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार सोने और जो है जरूरी गैर अनिवार्य जो वस्तुएं हैं उन पर आयात शुल्क बढ़ा देगी।
क्योंकि हमारे यहाँ पे डॉलर बना रहे, डॉलर विदेश में ना जाए, तो जो गैर अनिवार्य चीजें हैं, सोना है जैसे, या फिर जो एप्पल का फोन है, तो क्या कर देगी कि वहां पर कह देगी कि जो आयात शुल्क है कि एप्पल के फोन पे 100% का जो है आयात शुल्क लगेगा। तो 100 रुपए का एप्पल का फोन और 100 रुपए का आयात शुल्क हुआ 200 रुपए का, तो आप ऑटोमेटिकली नहीं। तो ये सारे जो हैं आरबीआई प्रबंध कर सकती है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। पक्का? देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, और अगर ये समझ आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अगर मैं नहीं समझा पाया तो लिख के दे दूंगा, फिर कोई इकोनॉमी तो नहीं समझा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है, आपको एक एक हेडिंग पूछ के कोई आगे बढ़ने वाला नहीं है। टीचर मुझसे बेहतर भी मिल सकते हैं, पर आपको पर्टिकुलर एक एक बच्चे से हाँ या ना तो करवा के नहीं आगे बढ़ेगा। चलो आगे देखते हैं। 2 सिस्टम हमने देख लिया, तीसरा सिस्टम है पेक्ड सिस्टम। पेक्ड पेक्ड सिस्टम, पेक्ड सिस्टम। पेक्ड सिस्टम क्या है भैया? हम क्या यूज करते हैं? मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम। अमेरिका क्या यूज करता है? क्लीन फ्लोट सिस्टम। मतलब अभी जो है अमेरिका तो एकदम क्लीन है, हम थोड़ी सी बुरे हैं, इतने ज्यादा नहीं। पर ये जो आने वाला है ना पेक्ड सिस्टम, ये चाइना यूज करता है। तो इसका प्रयोग ऐसे देशों में होता है जो मुद्रा के विनिमय दर को अपने इच्छा के अनुरूप स्थिर रखने का प्रयास करते हैं। और इस व्यवस्था के अंतर्गत चीन अपनी घरेलू मुद्रा को डॉलर की तुलना में स्थिर कर देता है। चीन अपनी जो है घरेलू मुद्रा को डॉलर की तुलना में क्या कर देता है? स्थिर कर देता है। आवश्यकता पड़ने पर इसको डाउन भी कर देता है, परिवर्तित भी कर देता है। और यही कारण है कि चीन को करेंसी मैनिपुलेटर कहा जाता है। और यह भी जो है अमेरिका और चीन के जो बीच जो व्यापार संबंधी जो संघर्ष है, उसका एक रीजन ये भी है, जो मैंने अभी डोनाल्ड चाचा की बात कही थी। ठीक है, तो ये ऐसा करता है। सिंपल सा ये समझो कि जो चीन है, जो चाइना है, वो ऐसा इसलिए करता है, आगे बताऊंगा कि अपनी मुद्रा का जो अवमूल्यन करता है। कि पूरी पेक्ड सिस्टम के अंतर्गत बेटा होता क्या है कि पूरे उसके हाथ में बाजारी ताकत शून्य, कोई नहीं। आज चाइना का मन किया कि उसकी रेन में भी वहां की जो है मतलब करेंसी है, उसका मन किया कि 10 रेन में भी बराबर जो है $20। कल उसका मन किया कि भाई जो है 1 रेन में भी बराबर, ये डॉलर हो गया, 1 रेन में भी बराबर जो है $20। ये उसके ऊपर है, यहाँ पर बाजारी ताकत कोई मैटर नहीं करती है। ये है पेक्ड सिस्टम। तो इसीलिए क्योंकि ये अपनी जो है करेंसी को मैनिपुलेट, चीन जो है अगेन अगेन मैनिपुलेट कर रहा है, तो इसी वजह से इसको करेंसी मैनिपुलेटर कहा जा रहा है। अब ये बताओ समझ आया कि नहीं? सर ये वाला नहीं आया। नहीं आया? चल सर मैनिपुलेट का मतलब ये तो नहीं है कि चीन जो है अपने घरेलू मार्केट को सस्ता ऋण देती है। इसका जिससे मतलब कि ये नहीं है। मैनिपुलेट का मतलब कि अपने अकॉर्डिंगली चीजें करता रहता है, लेकिन इसी के लिए करता है जो अभी आपने वर्ड बोला। ठीक है, यानी अपनी मुद्रा को गिरा के रखता है। हाँ, और जिससे कि मार्केट में क्या नाम है, पैसों का ज्यादा लेन देन हो। नहीं, थोड़ा या सा फिर कॉन्सेप्ट याद करो। अगर हमारी मुद्रा सस्ती होगी तो हमारा क्या बढ़ेगा? मुद्रा सस्ती होगी तो हमारे निर्यात निर्यात। बढ़ेगा सर। बेटा निर्यात बढ़ेगा। अभी हाँ, मैंने क्या मुद्रा बताया? सस्ती होगी तो निर्यात बढ़ेगा। हाँ, अगर हमारी मुद्रा कमजोर तो हमारा निर्यात बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चाइना जो है ना, दरअसल ये मैन्युफैक्चर कंट्री है, चीजों का बहुत हाँ, उत्पादन करती है, बल्क में उत्पादन करती है। ठीक है, तो वहां जो है मतलब आप देखोगे चाइना में कि हर एक चीज का उत्पादन हो रहा है, तो उसकी इकोनॉमी ही भाई जो है निर्यात पर बेस्ड है, निर्यात पर आधारित है। हाँ, वो बिल्कुल। चाहती है कि अपना अगर वो मुद्रा को कम रखेगी तो ज्यादा खरीदार उसके पास आएंगे।
और ज्यादा खरीदार आएंगे, वो काम करती है इकोनॉमी ऑफ स्केल पे। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब पता है क्या होता है बेटा? इससे पहले समझो इकोनॉमी ऑफ स्केल, तो आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक। एक जो है 10 लीटर का गैस का सिलेंडर है और इसमें दो लोग रोटी बनाते हैं, कॉन्सेप्ट तैयार। 2 लोग जो है खाना बनाते हैं, ठीक है। इसमें से दीपांशु और मैं इसमें से खाना बनाते हैं। हम दोनों का ये जो 10 लीटर वाला जो सिलेंडर है, दरअसल ये जो है ना, मान लो कि 10 दिन चलता है, और वही 10 लोगों का सिलेंडर है। इसमें सर वॉइस ब्रेक हो गई है। क्या हो गया है? वॉइस ब्रेक हो गई है, सुन पा रहे हो? हाँ सर, हम लोग को वॉइस आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है हम 10 लीटर वाला सिलेंडर जो है 10 दिन जलाते हैं, पर यहाँ पर 8 लोग हैं और ये 5 दिन चलाते हैं। हेलो। हाँ बोलो। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरी तरफ से इशू नहीं है, आपकी तरफ से इशू है, नेटवर्क का इशू होगा। 10 लीटर का सिलेंडर जो है 10 दिन चलता है, 2 लोग खाना बनाते हैं। 8 लोग खाना बनाते हैं, 5 दिन चलता है। तो बताओ फायदा किसमें है? सर जो 8 लोग खाना बनाते हैं, है ना, कि हाँ। अगर जो है यहाँ पर फायदा है कि 8 लोग कम से कम 5 दिन चलता है। अगर इनके हिसाब से तो 4 ही लोग होता और जो है मतलब 5 दिन चलता है ना, लेकिन यहाँ पर 8 लोग 5 सर दिन मतलब चला रहे हैं, मतलब कि इनको फायदा है। सर इकोनॉमी फिर ऑफ से बता स्केल, दीजिए। ठीक है वापस से बता वॉइस दो। डिस्कनेक्ट हो ठीक है, इकोनॉमी ऑफ स्केल का यही फायदा है, यही फंडा है कि आप जो है 10 लोगों को सामान बेच रहे हैं, तो आप एक काम करो कि सभी से 10-10 रुपया ना फायदा लेकर के 2-2 रुपया लो, और उस सामान को 10 की बजाय 500 लोगों को बेचो। सस्ता कर दोगे तो ज्यादा लोग आएंगे, 500 लोग आएंगे, तो आप उनसे 2-2 रुपया कमा लो, तो कितने का हो जाएगा? 1000 का। 10 लोगों को बेचते तो 100 रुपया का। अच्छा, चाइना दरअसल ऐसी करती है, अपनी मुद्रा को किया डाउन, तो सब खरीदार पहुंच गए चाइना। सब खरीदार चाइना पहुंच गए तो उसकी हो गई मार्केट बन गई। वो 2 रुपया भी कमा करके बहुत बड़ा है, और हम 10 रुपया भी, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते। अब उसके पास खूब पैसा भी जा रहा है, तो डेवलपमेंट जो है, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, सारा सब कुछ जो है उसके पास बेहतर हो जाएगा, क्योंकि पैसा भी तो है, सब चीज में पैसा लगता है, रिसर्च में पैसा लगता है। तो ये उसके यहाँ दरअसल सिस्टम है, ठीक है दीपांशु? जी सर। हाँ, अभी क्या रिपीट करना है? हाँ जी सर, वो वॉइस से डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, अच्छा, फोन आ गया था क्या किसी का? नहीं सर, सर आपका ही वॉइस आना बंद हो गया। देखो, मैंने ये कहा कि जो है चाइना पेग्ड सिस्टम यूज करता है, मार्केट से उसका कोई लेना देना नहीं। आज मन किया कि उसकी अपनी मुद्रा को कम करना है, डाउन करना है, कर देगा। कल मन किया कि मुद्रा को ऊपर करना है, कर लेगा। टोटली वो अपना फायदा देखता है, अपनी अर्थव्यवस्था का फायदा देखता है, उसे दुनियादारी से मतलब नहीं। इसी वजह से इसको पेग्ड सिस्टम कहते हैं, यही पेग्ड सिस्टम है। और करेंसी को मैनिपुलेट करता रहता है, इस वजह से इसको करेंसी मैनिपुलेटर भी कहते हैं। और ये ऐसा ठीक है। इसलिए करता है क्योंकि वहां की इकोनॉमी टोटली निर्यात पर आधारित है। सब कुछ चाइना बनाता है, बल्क में बनाता है, कि पता चले कि आपका जी एक शूज बना रहा है तो 2 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ शूज की ही जितनी भी कंपनी और जो सारा चीज होगा। तो वहां पर जो एक लाइन प्रोडक्शन है, वन वे, एक लाइन पे प्रोडक्शन, और दूसरा कि वहां पर पॉपुलेशन भी अधिक है, तो चीजें सस्ते में हो जाती है, ठीक है। यानी लेबर सस्ता है, मैन पावर सस्ता है। जब ये सारी चीज होती है तो आप ऑब्वियसली कोई चीज सस्ती बेच सकते हो। तो ये वो हम कह सकते हैं कि सर अपनी कंट्री में वो इन्वेस्टर बुलाता है, हाँ, ताकि वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सस्ता करके अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करके इन्वेस्टर बुलाता है, सके। जी जी जी। ठीक है। चलो, यहां तक कोई डाउट हो किसी को भी तो पूछ लो। नहीं नहीं सर, सर। अभी कोई डाउट नहीं है। पक्का? हाँ जी सर, बिल्कुल डाउट। चलो, तो जो है आज इस चैप्टर को क्यों ना खत्म कर दिया जाए, है ना? ओके सर, खत्म कर दिया ठीक सर है जाए। अभी सर। कितने सर अभी कितने टाइम में होगा खत्म? अभी 20 मिनट और लूंगा आपसे।
अच्छा अच्छा। ठीक है, क्योंकि सर अभी ऑफिस से घर जाना था इसलिए पूछ रहा। घर जाना था, ऑफिस में हो आप? हाँ जी सर। अच्छा चलो, SDF बस 20 मिनट में खत्म होता है। ठीक उर्जित ठीक पटेल समिति ने SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, उर्जित पटेल समिति ने यह सुझाव दिया था कि एक उपकरण के तौर पे SDF की व्यवस्था को लागू किया जाए, और इसे लागू करने की प्रक्रिया अभी जारी है। यह प्रक्रिया LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की ही तरह है। याद है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी? ठीक है, कि RBI ने एक जो है क्या बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिसको पैसा लेना है, जिसको पैसा देना है, उस प्लेटफॉर्म में जाए और पैसा ले दे ले। बैंक ऐसा करते थे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत, LAF व्यवस्था के अंतर्गत, कि भाई मान लो कि जिनको, मान लो बैंकों को पैसा चाहिए तो रेपो रेट पे, और जिनके पास पैसा अतिरिक्त है तो रिवर्स रेपो रेट पे RBI के पास जमा करवा देते थे, और बाकी दूसरे जो है बैंक जिनको चाहिए था वो ले लेते थे। तो ये SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी LAF की तरह है, परंतु इसमें लोच ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, लोचशीलता ज्यादा है। यह ज्यादा प्रभावशील हो सकती है क्योंकि लोच ज्यादा है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच ब्याज की दर पहले से तय नहीं होती है। इसके अंतर्गत यदि केंद्रीय बैंक किसी बैंक से ऋण लेती है तो ब्याज दर आपसी सूझबूझ के आधार पर तय होता है, जो कि रिवर्स रेपो रेट से कम होता है या अधिक भी हो सकता है। और साथ ही केंद्रीय बैंक यदि किसी बैंक को ऋण देती है तो ब्याज दर आपसी सहमति से तय होता है, तो यह रेपो रेट से कम या ज्यादा हो सकता है। यहाँ बैंक को ऋण लेने की प्रक्रिया में सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी नहीं रखनी होती। इसी व्यवस्था को स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहते हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी समझ में आया ना? मुझे पता है कि पढ़ के आते नहीं हो, तो अभी चीजें मुश्किल हैं। कोई बच्चा पढ़ के नहीं आया होगा, कोई बच्चा LAF तो बता ही नहीं सकता है, और मैंने चिल्ला चिल्ला के अपनी क्लास में बताया था। ये किसकी कमी है? ये रिवीजन की कमी। तो LAF सुनो तो SDF अपने आप आ जाएगा, क्योंकि LAF मुझे बताना पड़ेगा, नहीं ये नहीं आएगा तो SDF नहीं आएगा। LAF क्या था? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, पता है ना? RBI ने कहा एक तरफ ये ऐसे बैंक हैं जिनके पास सरप्लस में पैसा है, मतलब पैसा खूब है, और एक तरफ ये भिखारी बैंक है जिनको पैसा चाहिए उधार में। तो उधार में पैसा चाहिए तो सब गए RBI के पास और RBI से कह रहे हैं कि हमें पैसा दे दो। RBI ने कहा कोई बात नहीं, ले लो। तो RBI इनको पैसा दे देगी, लेकिन ये कौन सा रेट चार्ज करेगी? रेपो रेट। याद है? अब हाँ RBI सर याद है। और बैंक जो थे, अब जिनके पास पैसा अतिरिक्त है, RBI कह रही है कि एक काम करो, मुझे उधार दे दो। तो इनके पास खूब पैसा, इन बैंकों के पास, RBI के पास रखा है पैसा। तो अब RBI इनको इंटरेस्ट देगी, वो क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। और इनके बीच मैंने बताया था हमेशा रिवर्स रेपो रेट से कम होता है, हमेशा। और यही जो कम वाला है, यही मार्जिन इसका RBI का प्रॉफिट भी होता है, और उस प्रॉफिट का प्रयोग RBI कैसे करती है वो भी बताया था यहीं पर। अब याद आ रहा होगा, आ रहा है? अरे ये याद आ रहा है अब। यही LAF की व्यवस्था है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की व्यवस्था है। यहां पर क्या चीज है? ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अभी भी जारी है, पर यहां पर ध्यान से सुनना कि यहां पर जो है, अगर इन्हें पैसा लेना होता था ना बैंक को, तो सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखते थे। ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत 0.25%, याद करो, और टर्म रेपो के हाँ जी। अंतर्गत 0.75%। 75%। सॉरी, ये तो पैसा इतना मिलता था, प्रतिभूतियां इनको 105% रखनी पड़ती थी। SDF के अंतर्गत क्या है? और यहाँ पर ये तय होता था पहले कि रेपो रेट कितना, जो RBI मतलब जो है RBI तय कर देती है, और रिवर्स रेपो रेट पहले से तय है यहाँ पर। लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंतर्गत कोई रेट तय नहीं है, आपसी सूझबूझ के आधार पे, मार्केट के आधार पे यहाँ पे RBI बैंकों से पैसा तय कर लेती है। मतलब कि बैंक अगर पैसा चाहिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंतर्गत, तो ये रेपो रेट से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन।
अब अगर मान लो कि आरबीआई यहाँ पर बैंक यहाँ पर आरबीआई के पास पैसा जमा कर रहे हैं, तो इनको पैसा जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंतर्गत जो ब्याज मिलेगा बैंकों को, वो रिवर्स रेपो रेट से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो ये दरअसल एसडीएफ की व्यवस्था है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पर सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी नहीं रखनी है। जो यहाँ पर सरकारी प्रतिभूतियां, अगर आप 100 रुपया ले रहे हो तो 105 रुपए की सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखनी पड़ती थी, पर यहाँ पर नहीं रखना है। ये है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की व्यवस्था। बताओ आया कि नहीं? आया सर। तीसरा गया। ओके, अब एक और सब हेडिंग, मतलब जो है 5 मिनट में हो जाएगी। LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, LTRO, या इसी को टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, तो TLTRO, LTRO। LTRO की व्यवस्था को भारत में आरबीआई ने यूरोपीय केंद्रीय बैंक से, अगेन बोल रहा हूं कि जिन बच्चों को 2023-24 टारगेट है, तो मेंस का बैच प्रॉपर डेडिकेटेड है मेंस आंसर राइटिंग पर। डेली अभी स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी जाएगी, आपके साथ 1 to 1 जो है प्रॉपर व्यवस्था करी जाएगी। मतलब हमारा जो टीचर है आपके साथ डिस्कस करेगा, आपका आंसर इवेलुएट करेगा, रिमार्क करेगा और आपको वहीं समझाएगा कि क्या कमी है, क्या लिखना है, मॉडल आंसर क्या हो सकता है, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। इससे 2 फायदे हैं, एक तो आप रनवे पे आ जाएंगे आंसर राइटिंग के, और दूसरा कि कंटेंट दोबारा से रिवाइज भी होता रहेगा। चलो ठीक है, प्रचार हो गया, अब यहाँ फोकस कर लो। LTRO की व्यवस्था को भारत में आरबीआई ने यूरोपीय केंद्रीय बैंक, किससे? यूरोपीय केंद्रीय बैंक से जो है अपनाया है, और इसे भारत में 27 मार्च 2020 को लागू किया गया। यूरोप में इसे लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस ऑपरेशन, के नाम से जाना जाता है। इसे 2008 में आई अमेरिकी मंदी के कारण जो यूरोपीय संकट आया, तो यूरोपीय संकट का सामना करने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। अब भारत में जो है इसको कोविड-19 महामारी से जो उत्पन्न समस्याओं को सामना करने के उद्देश्य से लागू किया गया। यहाँ टारगेटेड अर्थात जो लक्षित शब्द है, टारगेटेड मैंने बताया था, तो इसका प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि इस सुविधा का प्रयोग औद्योगिक इकाई और निगमों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के लिए जो एक ये लाया गया था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत में कार्यरत बैंक आरबीआई के पास प्रतिभूतियां गिरवी रख रेपो दर पर 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं, और इससे सस्ते में यह बैंकों को, मतलब जो बैंक है तो बैंकों के जरिए निगमों को उपलब्ध कराया जा सकता है। अब जो है इससे लॉकडाउन में जो बंद बाजार है उसके दौरान वे अपने व्यय को जो है पूरा कर सकेंगे। इसलिए ये LTRO, लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस ऑपरेशन या लॉन्ग टर्म जो है रेपो ऑपरेशन की व्यवस्था लाई गई। ये चैप्टर हुआ क्लोज। कल से हमारा चैप्टर चालू होगा जिसका नाम है भारत में बैंकिंग व्यवस्था, जो कि 10 दिन से ऊपर अर्थात 14-15 दिन चलेगा। यहां तक भैया मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट। आज कौन सा दिन है? थर्सडे। ठीक है। आज दिन थर्सडे होने के चलते यानी आपको कल अभी क्लास रहेगा, कल इसी से संबंधित जो कुछ छूटी बिखरी चीजें हैं वो ले लूंगा। लगभग ये चैप्टर मतलब अब समाप्त हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल कुछ होगा नहीं, बहुत सारी चीजें। करंट साथ ही में पढ़ा दूंगा क्योंकि इस साल भी एग्जाम बच्चों को देना है जो अभी रिसेंट है इसके अंतर्गत। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि सैटरडे पूरी छुट्टी होगी, तो 2 और कल कुछ क्वेश्चन दूंगा मेंस के लिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रीलिम्स का संडे और सैटरडे का हमारा टेस्ट होगा। टेस्ट जो है पिछले जो 3 चैप्टर हैं उनका होगा, हमारा इंट्रो, मुद्रास्फीति, और तीसरा जिस चैप्टर का नाम है हमारे, क्या नाम है, मॉनेटरी पॉलिसी। इन तीनों चैप्टर का टेस्ट होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, तो फर्स्ट कौन सा बताया आपने? पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, जिसमें से इकोनॉमी क्या है, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है,
इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, यही मात्र ये सभी हेडिंग थी। फिर इन्फ्लेशन में हम जो है इन्फ्लेशन पढ़े थे और मॉनेटरी पॉलिसी, 3 चैप्टर हैं। उसमें जो भी बच्चा प्रीलिम्स में, अगेन बोल रहा हूं, जो भी बच्चा प्रीलिम्स में 85% स्कोर करेगा पूरा काट कूट के, उसको जो है हम 15% का रिबेट देंगे अपने मेंस वाले में, और 15% का जो है ऑप्शनल कह रहा हूं कि जो हमारा प्री कम मेंस का बैच है उसमें। और ये हमारा, वैसा मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों के साथ एक गिमिक करी जाती है कि अभी हमने आपको इतना कर दिया उतना कर दिया। हमारा बैच का जो मतलब, हमारे यहाँ कुछ गिमिक नहीं है, जो चीजें ओपन प्लेटफॉर्म में और एकदम क्लियर है, ठीक है। तो किसी का कम या ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होता है। सिचुएशन कभी बहुत अगर एडवर्स हुई तो जरूर हम जो है, क्योंकि मानव हैं और इसका ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज जो है गिमिक नहीं होता, सभी के साथ नेशनल ट्रीटमेंट होता है और सारी चीजें ऐसी होती है। सर ये ओवरऑल सर टेस्ट संडे को होगा ना? हाँ, ये टेस्ट जो है संडे को। सर उसकी टाइमिंग क्या रहेगी सर? सेम टाइमिंग रहेगी। सर ये इवनिंग वाली टाइमिंग? हम्म, ठीक है सर। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। पता है मैं गिमिक क्यों नहीं देता? मैं पढ़ा के टेस्ट लेता हूँ। गिमिक का मतलब ये होता है कि आप अपने जो है काउंट डाउन करके एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं बच्चों को यहाँ प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि बच्चा क्या करे कि प्रॉपरली पढ़ के आए। और मैं ये नहीं कि, देखो आपने सुना होगा कई अलग अलग संस्थानों में इतना कर लो तो इतनी छूट हो जाएगी, यहाँ इतना मैंने पढ़ाया उतने भी मैं अपना टेस्ट ले सकता हूँ। लेकिन जो, भाई एक चीज बताओ, मैं अजीब सा सोचा करता हूँ कि जो बच्चा कभी यूपीएससी के बारे में पढ़ा नहीं, आप यूपीएससी के लेवल का या फिर उससे थोड़ा सा डाउन करके टेस्ट बना रहे हो और उसे बोल रहे हो कि इतने % का छूट। ये मुझे मार्केट समझ नहीं आया। आपको समझ आए तो जरूर बताना। नहीं समझा? ये व्यवस्था नहीं समझी आपने? अरे भाई हर जगह स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसको कहते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट होना है। हाँ सर स्कॉलरशिप समझ गए। स्कॉलरशिप टेस्ट में, अरे बच्चा यूपीएससी का तैयारी करना चाहता है तो आप टेस्ट ये लो कि एक काम करो कि जो, अगर मैथमेटिक्स स्ट्रीम से हो तो मैथमेटिक्स कर लो। अगर उसका टैलेंट चेक करना है, आप यूपीएससी का लेवल का या उससे थोड़ा सा डाउन करके आप क्वेश्चन बना रहे हो और उसको स्कॉलरशिप, ये क्या है? ये गिमिक ही है। ये मार्केट जो है, मार्केट मतलब बाजार को मैनिपुलेट करने का तरीका है। ऐसे लोग जो है बाजार को मैनिपुलेट करते हैं। थोड़ा सा सीखा करिए। इकोनॉमी पढ़ के तो लास्ट में तो सीख जाएंगे कि लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, पर आज मेरे साथ भी मैनिपुलेशन हो गया। और आज मुझे लंबा नुकसान हो गया। मैं जिनको चढ़ा रहा था उनको हो गया प्रॉफिट और मुझे हो गया नुकसान। और मेरी सिस्टर लोग जो है ना, वो जो है अभी जब क्लास में था तो सबका फोन आया था, क्योंकि मैं उनको चढ़ा रहा था कि उनका पैसा डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है, और मैं, अब मेरा पैसा बचा है। और जब मुझे मैसेज आया कि मेरा डूब गया और सबका बच गया, अब सोचो कि मुझ पे जो है मेरा पैसा भी डूब गया, और जो है क्या हो गया कि अभी जो सब लोग सुनाएंगे उसकी अलग ही बात है, जो तफरी काटेंगे, सुनाएंगे क्या। और थोड़ी से प्रेशर में होके अगर ये क्लास समझ आई है तो ठीक है। ये क्लास में थोड़ा मैं प्रेशराइज था, मेरा पैसा ज्यादा डूब गया है, ज्यादा। सर कितना तकरीबन फिर भी? आप जितने लोग हैं और जितने लोगों में अगर सब लोग प्री कमेंस की फीस भर दें, जो कि 23,000 है, अभी 8 लोग हैं, तो कितना 20, फिर भी कम हो जाएगी फीस, ठीक है। तब तो सर भारी लॉस हो गया आपको। वही तो। और जिनको प्रॉफिट हो रहा था, लॉस हो रहा था, उनको प्रॉफिट हो गया। हाँ क्योंकि सर आपने बता दिया ना उनको, इसलिए। नहीं, ऐसा और नहीं। खुद के लिए ध्यान नहीं दिया। मैं दरअसल जो है वही गेम खेल गए, ये जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया था गेम वो खेल गए। उनने कमिट किया था कि लॉस सिग्नल जो है एक टाइम के पहले नहीं आएगा।
और मैंने उनको फ्रॉड समझा कि अरे ये तो फ्रॉड है। मैंने सबको मैसेज कर दिया कि कल सब लोग अपना अपना सुबह 7 से 9 जो है इसके बीच पैसा विड्रॉ कर लो, ठीक है। और मैंने जो है, मुझे जो सिग्नल आया 1 घंटे का टाइम होता है, मैं उस सिग्नल पे कोई एक्टिविटी ही नहीं करी। 1 मिनट 2 मिनट एक्टिविटी करनी पड़ती है, कोई एक्टिविटी नहीं करी। उनका इंस्ट्रक्शन भी था कि जो है 4 टाइम पैसा काट लिया जाएगा, 4 टाइम, ठीक है। जितना मतलब लोगों को लॉस हुआ उसका 4 टाइम। और जब टाइम हो गया 9 बज गया तो मेरा पैसा कट गया, मुझे कटने का मैसेज आया। और लोगों को एक दूसरा मैसेज आया कि जिनका पैसा आज कटा है उनका कल रिकवर हो जाएगा। जो एक्टिविटी किए थे और उनका कट गया था उनको कल रिकवर हो जाएगा, लेकिन मेरा पैसा जो आज वो कट ही गया। हाँ, क्योंकि सर आपने एक्टिविटी नहीं की इस वजह से। हाँ, पहले से इंस्ट्रक्शन देते होंगे ना इस चीज का। पहले से। चलो फिलहाल तो कुछ नहीं है, और अब तो बड़ा समस्या हो गया। यही तो मेरा था जो थोड़ा बहुत काम चल सकता था, लेकिन अब क्या है, रिस्क है तो रिस्क है ना। और रिस्क में तो रिस्क है। अच्छा, संडे को जो है ना, संडे को टेस्ट होगा। टेस्ट हम किसी और टाइम कर लेंगे, किसी और टाइम कर लेंगे, इसी टाइम नहीं। अगर जिनको इस साल एग्जाम नहीं देना है, देखना है संडे को कोई मूवी, अच्छा संडे को देख लेना डॉक्टर जी, एक बढ़िया मूवी आई है, पसंद आएगी। बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है, 2 घंटे के आसपास है। सर जो आप टेस्ट लेंगे वो पीटी मेंस बोथ में होगा सर? पीटी का अलग होगा, मेंस का अलग होगा। मतलब संडे को दोनों ही होंगे क्या? हाँ हाँ, दोनों ही होंगे संडे को। सैटरडे छुट्टी रहेगी। अच्छा, मेंस में सर मेंस में कितने क्वेश्चन देंगे, टाइम कितना रहेगा? मेंस में करीब करीब जो है 6 क्वेश्चन रहेंगे। 6 से ज्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। तो सर टाइम कितना रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा? 7 मिनट के हिसाब से जोड़ लो, 7 छंग 42, 1 घंटा होना चाहिए जी। तो 7 मिनट में सर एक क्वेश्चन कहाँ सर हो पाता है? सर ज्यादा टाइम लगता है सर, बहुत ज्यादा लग जाता है अभी तो। 7 ही मिनट यूपीएससी में मिलता है, पता है ना। एक क्वेश्चन को लिखने के लिए मुश्किल से 7 मिनट मिलता है आपको। सर अभी के मेंस का जो क्वेश्चन लिखते हैं सर, जो आपने कल 4 क्वेश्चन दिए थे सर, तो कितना टाइम लगा 4 क्वेश्चन में? ठीक है सर अभी तो सर मुझे 10 मिनट लग जाते हैं सर एक क्वेश्चन लिखने में। सर अभी जो आपने 4 क्वेश्चन कल भेजे हुए थे उसमें से मैंने 2 लिखे हुए सर, 10 मिनट लग गए एक क्वेश्चन को मुझे लिखने में बिना देखे। और सर वो भी कितना सही है कितना नहीं वो भी नहीं पता, क्योंकि भी पूरा हुआ नहीं, इस वजह से मैंने भेजा नहीं। नहीं कोई बात नहीं है। अभी जो है ये भी हमारा बैच मतलब जो है रितेश सर इसकी ओपनिंग करेंगे, और तो वो भी हम ऐड करवाते हैं आपको। और ठीक है, वो सर वाली उसका क्लास टाइम सर बहुत अच्छी क्लास थी सर, बहुत ही ज्यादा अच्छी, जो मैंने आज आफ्टरनून मतलब जो आपने आफ्टरनून में भिजवाई थी उसकी हिस्ट्री की। तो सर से थोड़ा टाइम सर एक्स्ट्रा करा दीजिए सर, बहुत ही अच्छी है मतलब। ठीक है ठीक है, टाइम करवा देंगे, मेरे पास ऐसी अच्छी फैकल्टी है। क्योंकि सर मेरे पास यही लास्ट चांस है सर, इसके बाद मैंने आपको बता दिया, फिर कोई चांस भी नहीं है, दे भी कोई नहीं दिक्कत नहीं सकते है, हैं कोई टाइम ही। दिक्कत नहीं है, टाइम इंक्रीज कर देंगे उनका। ठीक है, टाइम तो मुझे इंक्रीज ठीक करना है। जो भी किसी को भी ठीक समस्या हुआ करे ना, मुझसे बोला करें, ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन। ठीक है। ठीक है सर, ओके हाँ, सर, थैंक यू सर। यहाँ पर कोई मैनेजर नहीं बैठा है कि आप उसको कॉल करेंगे वो फिर किसी और को करेगा, यहाँ कुछ नहीं, सीधा मुझे कॉल करिए, ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। और सभी को है, अगर किसी को कुछ भी इशू आए ना, कुछ भी किसी प्रकार का, मुझे कॉल करिए। हाँ, अगर मैं बिजी हूँ कहीं क्लास ले रहा हूँ तो टाइम 1-1.5 घंटा, लेकिन मैं खुद बैक कॉल कर लूंगा आपको। चलो तो थैंक यू सर, गुड नाइट सर। सभी को गुड नाइट। किसी का मैसेज आया था कि पिंक, अच्छा म्यूचुअल फंड अलग होता है। पिंक, आज पिंक बोल बोल नहीं रही है। पिंक क्या हुआ, तबीयत वगैरह ठीक है ना? आपने ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे? ठीक है सर, बट मुझे एक्चुअली थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्लियर नहीं हुआ, दैट्स व्हाई मुझे लगा कि मैं रिपीट क्लास देखूंगी, देन क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने का कोई बताओ फायदा क्या नहीं। नहीं क्लियर हुआ? अरे आपको बताना चाहिए, घर लेके डाउट नहीं, मैं हूं ना अभी। चलो पूछो, नीलम आप भी पूछ लो और नेहा आप भी पूछ लो, अगर कोई डाउट है। मैं अगेन मैं अगेन बोल रिपीट रहा हूँ। देख लूंगी सर, कोई इशू नहीं है।
I पहले can सुन लीजिए, पहले ध्यान से सब लोग सुन लीजिए। घर डाउट लेके जाएंगे कभी क्लियर नहीं होगा। नहीं आ रहा है 50 बार पूछो, मैं गुस्सा नहीं होता। मैं अगेन बोल रहा हूँ 50 बार पूछोगे, मैं उसी इंथुसियाज्म के साथ 50 बार सेम चीज को बताऊंगा। लेकिन अगर आपने डाउट लेके घर गए तो शायद वो फिर जीवन में वो वापसी में कभी नहीं जो है क्लियर होगा। तो प्लीज डाउट जो है ना वो घर वापस लेके नहीं जाना है। पूछो क्या डाउट, क्या कहाँ पे डाउट था? पिंक, जी सर। कहाँ पे डाउट था पूछो। सर मैं मतलब मुझे बहुत अच्छे से समझ नहीं आई आज की क्लास, थोड़ी सी मे बी मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं था तो इसलिए हो सकता है। तो मैं नोट्स पढ़ूंगी एंड मुझे कुछ डिफिकल्ट लगती है देन आई विल कॉल यू। चलो नोट्स पढ़ना, फिर मुझे बैक कॉल करना, अगर कुछ इशू हो तो फिर मुझे बताना, ठीक है? श्योर सर। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, बाय बाय सभी को। गुड नाइट सर, जय हिंद सर।